सिटीजन्स है, लेकिन आपको पता है सिटीजनशिप क्या होती है, उसके क्या मायने हैं, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कितनी फॉर्म्स की होती है, सिटीजनशिप में जो लिबरल व्यू है एंड सोशल व्यू है उसमें क्या डिफरेंस है, और पॉलिटिकल थिंकर्स के हिसाब से सिटीजनशिप की क्या इम्पोर्टेंस है। इतने बड़े बड़े जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं सिटीजनशिप को उससे जोड़ा जाता है। रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, एलियन एनिमी, ये सारे वर्ड्स हमने बहुत सुने हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा के साथ। और जो ये वीडियो को पहली बार देख रहा है उसे मैं बता दूं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और बहुत सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, देन राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं सिटीजनशिप के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, बिकॉज हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। एंड जब भी पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे तो हम वेस्टर्न थिंकर्स एंड इंडियन थिंकर्स की तरफ मूव करेंगे। तो आप सब अगर ये सारे कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिटीजनशिप को डिफाइन कीजिए, तो सिटीजनशिप है क्या? सिटीजनशिप बेसिकली एक एसोसिएशन है, यानी कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसकी मेंबरशिप को हम सिटीजनशिप कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कंट्री है, इंडिया में जितने लोग एसोसिएटेड हैं सारे तो सिटीजन नहीं है ना, लेकिन उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। एंड फर्दर काफी लॉज आ रखे हैं सिटीजनशिप में, और उसके हिसाब से सिटीजनशिप डिसाइड होती है। और ये जो आर्टिकल वाला है उसके लिए मैंने अलग कोर्स भी बना रखा है सिटीजनशिप का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। तो जैसे आपने कोई कम्युनिटी ज्वाइन करी होगी, तो क्या होता है कि जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का मेंबर होता है उसकी कुछ कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है कि किस किस को मेंबर बना सकते हैं एंड किस टाइप के मेंबर चाहिए एंड क्या आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज है। तो इसी प्रकार से जो सिटीजनशिप है किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी की, उसको हम एसोसिएट करते हैं रिलेशनशिप विद द स्टेट, कि हमारी स्टेट के साथ क्या रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप डिसाइड होती है हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बेसिस पे, यानी कि क्या हमारे राइट्स हैं एंड क्या हम ड्यूटीज फॉलो कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे डिसाइड होती है कि हमारी रिलेशनशिप हमारी स्टेट के साथ कैसी है। तो पहले जो एंशिएंट ग्रीस था वहाँ पे ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि जो सोसाइटी थी वो डिवाइड की जाती थी एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स के बीच में, फ्री एंड नॉन फ्री के बीच में। तो इसी हिसाब से आया एक्टिव एंड पैसिव सिटीजनशिप का कंसेप्ट। एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जिनको उस समय एक्टिव है, मतलब जिनको उस समय सिटीजनशिप के सारे राइट्स मिले हुए हैं। अब पैसिव क्या होते हैं? देखिए, जब पुराने जमाने में ग्रीस सोसाइटी का एग्जांपल ले लीजिए, उसके बाद फ्यूडलिज्म जब आया तो ऐसा नहीं था जैसे अभी हमारा सिस्टम है। उस समय सबको समान अधिकार नहीं मिलते थे, यानी कि इक्वल सिटीजनशिप नहीं थी। उस समय जो फ्यूडलिज्म था उसमें जो रूल चलता था वो अथॉरिटेरियन रूल चलता था, मास्टर स्लेव वाला रिलेशन था। ऐसा रिलेशन नहीं था कि सिटीजन और स्टेट वाला, उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी उनकी एंड अथॉरिटी होती थी। एंड जो सिटीजन्स थे जो उनके टॉप को प्रायोरिटी वाले थे उनको एक्टिव की तरह चूज करते थे, जैसे नोबिलिटी हो गई। एंड जो नीचे जैसे वर्कर्स वगैरह ये इन सब के इतने कोई राइट्स भी नहीं होते थे एंड इनको सारे ऑर्डर्स उनके फॉलो करने पड़ते थे। तो ये जस्ट सिस्टम नहीं हुआ, ये इक्वल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि राइट्स एक वो मेन पॉइंट था जिन्होंने स्ट्राइक किया कि सबको इक्वल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और उसके बेसिस पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी उन्होंने कहा था कि जो सिटीजन है उनको इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, जैसे कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स आया। और ऐसे ही एसोसिएशन हम क्या करते हैं सिटीजनशिप में, अपने आप को एसोसिएटेड मानते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस से, कल्चर से, ट्रेडिशन से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जो एटमॉस्फेयर है उससे। एंड उसका काफी जो एम्फेसिस होता है वो हिस्टोरिकल होता है। तो जब ऐसी चीजें होती है तो दो चीजें हो सकती है, एक तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जग सकते हैं, यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो हमें क्या लेके जाती है, जैसे हमें फ्रीडम दिलाया। ऐसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी थर्ड वर्ल्ड जिनको कॉलोनाइजेशन के बाद फ्रीडम मिला। तो ये एसेंस है सिटीजनशिप की। और दूसरा साथ साथ कि ये अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट भी है, क्योंकि ये जो सिटीजनशिप की भावना है इसके रहते उनका ये हो जाता है कि हमें अपने एरिया खुद से कंट्रोल करना है। ऑटोनॉमी जब डिमांड हो जाती है तो काफी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो गई एंड
फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर को वीक करना, तो ये सारी चीजें भी सिटीजनशिप के चक्कर में ही होती है। यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हमने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे हैं जिसमें सिटीजनशिप के चलते पूरी जो पॉलिटी है, पूरी पॉलिटिक्स है एंड रिलेशन है बहुत सारी कंट्रीज में, वो चेंज हो गए। देखिए जब यूएसएसआर की क्लैप्स हुआ था तो उसके बाद भी उसमें से इतने सारे देश निकले, जो देश निकले वो उन्होंने सबने अपने अपने कल्चर को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने अपने अपने नेशन बनाए। तो ये एसेंस है कि जो नेशनलिज्म की जो भावना होती है वो फिर फर्दर फ्यूल करती है, वो आगे हमें लेके जाती है सिटीजनशिप की ओर। लेकिन एक देश में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे ही सिटीजन होते हैं, कुछ एलियंस भी होते हैं। एलियंस मतलब कि किसी दूसरे जो कंट्री है उसके फॉरेनर्स बोल लो आसान शब्दों में। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्रेंडली, दूसरे एनिमी। जो फ्रेंडली जो होते हैं रेसिडेंट्स, वो क्या होते हैं, उन देशों जिन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं उनके नेशनल्स। एनिमी एलियंस इनको बोला जाता है टर्म में। ये क्वेश्चन भी आया था, कि एनिमी एलियंस को कैसे डिफाइन करते हैं एक बार एग्जाम में। तो एनिमी एलियंस वो होते हैं कि जिन कंट्रीज के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं होते, रिलेशंस अच्छे नहीं होते एंड एक इनफॉर्मल सा कोल्ड वॉर सा चल रहा होता है या फिर अच्छा रिलेशन है ही नहीं उनके बीच में, तो उनके और सिचुएशन ऐसी है कि उनके किसी भी नेशनल को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उन नेशंस को हम एनिमी एलियंस बोलते हैं। तो देखिए जो फॉरेनर्स हैं, जो एलियंस हैं, जो हमारे सिटीजन्स बन सकते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। कि नेचुरलाइजेशन के अंदर हम उनको सिटीजनशिप दे सकते हैं। उसके फर्दर कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैंने सिटीजनशिप जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया था तो वहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया है जो 5 टाइप की सिटीजनशिप होती है कैसे ले सकते हैं एंड 3 टाइप से कैसे उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, और ओसीआई एनआरआई किसको बोलते हैं, ये सब मैंने वहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो आपको वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। अब देखिए टीएच मार्शल का मानना था कि जो सिटीजनशिप है वो सबको इक्वल समान रूप से नहीं दी जाती। जैसे कि जो वर्किंग क्लास और जो बुर्जुआजी है उनके बीच में अलग अलग रिलेशन होते हैं। मतलब उन्हें एक एग्जांपल जो वर्किंग क्लास है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था कि जो राइट्स ऑफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट्स ऑफ वर्किंग क्लास, वो बहुत ही डिफरेंट है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इक्वल सिटीजनशिप है। लेकिन हर एक जो कंसेप्ट होता है पॉलिटिकल थ्योरी में उसको हम आइसोलेशन में नहीं देखते, हम और भी बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स करके एंड इन रिलेशन देखते हैं। यानी कि अगर हम सिटीजनशिप को फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ हम सिटीजनशिप को नहीं कर सकते, हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये सारे एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। एंड लाइकवाइज अगर हम इक्वालिटी को देख रहे हैं तो हमें सब उसका रिलेशन सबके साथ देखना पड़ेगा। तो सिर्फ अगर हम ये बोलते हैं कि इक्वल सिटीजनशिप है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें जो लिबरल पॉलिसी है वो भी फॉलो करनी है, फिर हमें जो सोशल वेलफेयर वाली पॉलिसी है वो भी फॉलो करनी है। तो सिर्फ एक इंस्टेंस पे हम नहीं बोल सकते कि उनको इक्वल सिटीजनशिप नहीं मिली। और ये हर एक स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि वो कैसे सिटीजनशिप को एक्टिव एंड पैसिव मानते हैं एंड क्या उनके लिए इक्वालिटी के क्राइटेरियाज हैं। फिर फर्दर ब्रायन टर्नर का मानना है कि एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है ये जो सोशल मूवमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एंड सिटीजनशिप है, और वो उनका मानना भी सही है। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल दें तो जो रेड कॉरिडोर वाला एरिया, नक्सलिज्म वाला एरिया, उनके अलग है नोशन डेवलपमेंट के और हमारे अलग है। लेकिन इस डेवलपमेंट को जो अलग नोशन है उसका मात्र ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि हम फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। फिर एग्जांपल ले तो ग्रेटर नागालैंड वाला जो सिचुएशन है कि वो लोग जो अपने पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक एरिया से, तो वो अपना अलग से स्टेट मांग रहे, जो डिमांड फॉर स्टेट है वो हमेशा इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। लेकिन सिर्फ सिटीजनशिप क्राइटेरिया नहीं होती है, मैंने बताया जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जस्टिस वाला बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बट ये सिटीजनशिप क्लोजली रिलेटेड है आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन से। क्योंकि जब हम किसी एक कम्युनिटी का पार्ट, किसी एक ट्रेडिशन या कल्चर का पार्ट होते हैं तो हम सोचते हैं कि उसे हम फर्दर एनरिच करें। देखिए सिटीजनशिप 3 टाइप की होती है, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल। तो जो सिविल सिटीजनशिप है उसमें सबको राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारे राइट्स जितने भी ग्रांटेड है वो मिलने चाहिए। पॉलिटिकल में आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए कि आपका ओपिनियन हो सकता है, आपको इक्वल वोट मिलेगा, 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से चलेगी। आपके मन करे तो आप पॉलिटिकल एसोसिएशन बना भी सकते हैं, जो आपकी मर्जी है उस पार्टी को आप सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सोशल, आप इक्वल सिटीजन हो, आपके अगेंस्ट कुछ भी इनजस्टिस नहीं होगा, कुछ भी भेदभाव वाली भावना नहीं होनी चाहिए। और कोई भी जो सोशल इवेंट्स हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया या फिर आपको लीगल वर्क कराएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सब बहुत ही अगेंस्ट है अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो।
क्योंकि जब सिटीजनशिप को अगर हम कंपेयर करें, इक्वल सिटीजनशिप अगर हम बोल रहे हैं, तो ये इतना बेकार ट्रीटमेंट वॉयलेशन, मतलब इतना उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अगर हम इक्वल सिटीजन है तो सबको इक्वल राइट्स है, इक्वल ऑब्लिगेशन है। तो आपका किसी का भी राइट नहीं बनता कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप एक्सप्लॉइट करो और सिर्फ इस बेसिस पे कि वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये बहुत ही गलत बात है। और अगर आजकल की सिचुएशन में मैं बोलूँ तो जो लिंचिंग है और ये जो कम्युनल हार्मोनी नहीं हो रही, तो ये बहुत ही ग्रॉस है। मतलब ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि माइनॉरिटी को हम ऐसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ माइनॉरिटी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेजॉरिटी उनकी दुश्मन है। लिबरलिज्म और सिटीजनशिप कैसे कनेक्ट? तो देखिए, लिबरलिज्म का मेन बेस है कि फ्री एंड इक्वल सिटीजन, की सब लोग फ्री हो, सबके पास फ्रीडम हो, और जो सिटीजन है वो इक्वल हो। क्योंकि अगर सबको फ्रीडम दी जाएगी तो सबके पास इतने राइट्स आएंगे कि वो अपनी आइडेंटिटी और अपने जो भी नोशंस है उसको बहुत अच्छे से बना पाए। उससे क्या होगा, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, इनोवेशन होगा, एंड आप एक हार्मोनी वाली सिचुएशन में रहेंगे। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला सिस्टम है वो भी इनरिच होगा, और उससे हमारी नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी। और जो पहले रैंक्स थी, हायरार्कीज थी, अनटचेबिलिटी वाली सिचुएशन थी, एंड बहुत सारे सोशल इविल्स थे, वो तो अब हमने मॉडर्निटी के साथ साथ काफी टैकल कर लिए हैं। और लिबर्टी का मतलब है कि फ्री सिटीजन। अगर आप सबको एजुकेशन के मीन्स प्रोवाइड करो, ये सब करो, तो क्या होगा, एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जो इक्वल बेसिस पे होगी। इसलिए जो एजुकेशन एक्सेस नहीं कर सकता उनके लिए क्या होती है कि पब्लिक एजुकेशन या फिर सिविल एजुकेशन, की सबके स्किल्स बढ़े और एक प्रोग्रेसिव वे में लेके जाए, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट हो, ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट हो। ये लिबरलिज्म का व्यू है। अब देखते हैं कि मार्क्सिस्ट व्यू क्या है सिटीजनशिप में। तो देखिए, सिटीजनशिप एज अ नोशन जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं, वो क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करते हैं, यानी कि है तो उनके लिए इक्वालिटी ही, कि सब लोग इक्वल हो। लेकिन इक्वालिटी के अलग अलग मायने हो सकते हैं। उनके लिए जब वो बात करते हैं, वो बात करते हैं कि अबॉलिशन ऑफ क्लास, की क्लास जो लेजिस्लेशन है वो ना हो, यानी कि इनका फोकस इक्वालिटी में ज्यादा है। और इनके हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो स्टेट को ओन करनी चाहिए, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो प्रॉफिट्स वगैरह है, इंटरेस्ट है, वो सब पे डिवाइड होनी चाहिए। इसमें देखा जाता है कि किसी की क्या कैपेबिलिटी है, एंड उसके हिसाब से उसको उनका ड्यू मिलना चाहिए, रादर देन कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वही सारे पैसे ले जाए। लेकिन फिर क्या है कि इनोवेशन इसमें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसमें सिटीजनशिप को एक क्लोजली बाउंड सिस्टम की तरह देखा जाता है, और वो क्लोज रिलेशन है राइट्स और ड्यूटी के साथ साथ जस्टिस एंड इक्वालिटी के साथ। और इनके हिसाब से ये सब पॉसिबल हो सकता है सोशल एजेंट्स के साथ, बिकॉज सोशल एजेंट्स वो एक फोर्स होती है कि जो लोगों को अवेयर करती है उनके राइट्स के बारे में, एंड देन उनको उनके ड्यूज मिलते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ सिटीजनशिप की। तो टर्नर के हिसाब से जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो सोशल मूवमेंट्स का रिजल्ट है, और उसी के हिसाब से भी सबके सोशल क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं, एंड रिस्पेक्टिव उनकी सिटीजनशिप डिसाइड की जाती है। अब हॉफमैन एंड जिनोस्की ने 4 कैटेगरीज ऑफ सिटीजनशिप बताई है कि 4 टाइप के सिटीजन्स होते हैं। फर्स्ट है स्टिग्मेटाइज्ड ह्यूमन। स्टिग्मेटाइज्ड ह्यूमंस वो होते हैं जो कि सोशल डिफाइलमेंट या फिर सोशल एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होते हैं, जैसे कि पिछड़ी जाति के लोग हो गए, वुमेन हो गए, कास्ट के बेसिस में जब सोसाइटी डिवाइड हो जाती है वो पुअर गरीब लोग हो गए, ट्राइबल लोग हो गए। तो इन सब में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है कि ये सिटीजनशिप के सही हकदार है, लेकिन इनकी जो राइट्स हैं, ये सब इनकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज है, इनको इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। अब अगर हम लीगल टर्म्स में देखें तो सबके लिए लॉस हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन अगर हम सोशल एंड ग्राउंड लेवल पे देखें तो वो इनकी राइट्स इनको इतने प्रॉपर्ली नहीं मिलते, और इनको काफी लड़ना पड़ता है। हम बहुत सारे, अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ोगे तो आपको रोज ही ऐसे कोई ना कोई केस मिलते हैं कि जब इनके राइट्स ब्रीच होते हैं, तो इनको बोलते हैं स्टिग्मेटाइज्ड ह्यूमंस। फिर आता है सेकंड, इम्पेयर्ड ह्यूमंस। ये ऐसे कैटेगरी के ह्यूमंस होते हैं जो कि फिजिकल या फिर मेंटल कंडीशन के चलते अपने जो राइट्स हैं या फिर अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको सही तरीके से पूरा नहीं कर सकते, यानी कि इनके राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, बट इनकी जो कंडीशंस हैं उनके चलते इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पूरे राइट्स अपने या फिर ड्यूटीज पूरे करेंगे, या फिर ये अपने राइट्स पूरी तरीके से निभा पाएंगे। एंड इनफैक्ट हम इनको स्पेशल स्टेटस देते हैं एंड स्पेशल राइट्स हम ग्रांट करते हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो सोशल वेलफेयर को फॉलो करती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल ह्यूमंस की, यानी कि इनमें पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज सब कुछ फॉलो कर सकते हैं, जो कि सिटीजनशिप का मेन बेसिस है, यानी कि आधार है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि वो लोग जो बहुत समय से कोमा में है, अनकॉन्शियस है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो परमानेंट डिसेबिलिटी,
तो इन सबको बोलते हैं पोटेंशियल ह्यूमंस, यानी कि इनके अंदर पोटेंशियल है, बट जैसे ही उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है तो। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी, ह्यूमंस लाइक नॉन ह्यूमंस, जिनको हम क्वासी ह्यूमंस भी बोलते हैं। ये ऐसी कॉर्पोरेट हो गई, कम्युनिटी हो गई, ग्रुप्स हो गए, जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ पर्सनैलिटी, कि हम मानते हैं कि हाँ ये भी पर्सनैलिटी है, इसके भी कुछ राइट्स हैं, इसकी भी कुछ ड्यूटीज है। अगर मैं रिसेंटली एग्जाम्पल बताऊं तो कुछ समय पहले हमने न्यूज सुनी थी कि गंगा एंड यमुना को लीडर पर्सनालिटी मान लिया था। इसमें कॉर्पोरेट यूनिट्स या फिर रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, वो भी आते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप्स डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि ग्रुप्स के बेसिस पे कैसे सिटीजनशिप डिसाइड होती है। तो देखिए, दो केसेस होते हैं कि लोग रिकॉग्नाइज करते हैं खुद को इन एसोसिएशन विद ग्रुप्स, यानी कि वो ग्रुप से जुड़ के अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, और दूसरा होता है कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज एन इक्वल ह्यूमन, यानी कि सब लोग इक्वल हैं। जो एसोसिएटेड नहीं मानते इतना, वो उसपे वो उनका क्या मेन फोकस होता है, उनका होता है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन के चलते, मॉडर्निटी के चलते एंड लिबरल सोसाइटी के चलते, वो सारे हमारे जो क्रॉस कल्चर है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे अंदर जो टॉलरेशन की पावर है वो अच्छी है, एंड हम रैशनल माइंड से चलते हैं। इसलिए हम सारे जो ट्रेडिशन है, सारे जो कल्चर है, उनको हम वेलकम करते हैं, इनके हम अपनाते भी हैं एंड रिस्पेक्ट भी करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जो सिर्फ ट्रेडिशन या कल्चर से जुड़े होते हैं, उनका जो मेन वो अपने राइट्स हैं उनको तभी मिलते हैं जब आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी का हिस्सा हो। इसका क्लासिक एग्जांपल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल है, उनके लिए अलग थोड़े रूल्स बना दिए गए हैं। 5th शेड्यूल के लिए टीआरसी, देन 6th शेड्यूल के लिए डीएनआरसी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल। उनके जो नोशन है उनको आप नॉर्मल सिटीजन्स की तरह नहीं मान सकते, उनके अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए आपने उनको कुछ अलग राइट्स दे रखे हैं। यानी कि वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, अगर वो उस सोसाइटी में या फिर उस आइडेंटिटी को फॉलो नहीं करे, उस आइडेंटिटी को या फिर उस कल्चर से एसोसिएटेड नहीं होंगे, तो उनको वो राइट्स नहीं मिलेंगे, फिर वो बाकियों की तरह इक्वल होंगे। तो ये डिफरेंस हो जाता है दोनों जो कंसेप्ट हैं उसमें। अब इसके बाद भी बहुत सारी टर्म्स है, जैसे रेफ्यूजीज हो गए, एलियंस हो गए, जो और ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई सिटीजनशिप भी नहीं होती। तो ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब सारी कंट्रीज में रेफ्यूजीज के लिए लॉ तो है ही नहीं, और ना ही सबको वेलकम करते हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रूल है कि रेफ्यूजीज की सब हेल्प करते हैं। जैसे कि हम भी जब से हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हमने भी काफी रेफ्यूजीज की हेल्प करी है हर स्फेयर में। एंड जैसे ईयू है, अभी ब्रेक्सिट हुआ था, उसका सोल कंसर्न ये था कि जो रेफ्यूजीज को आप उनको अलाउ नहीं था, मतलब वो इतने फेवर में नहीं थे रेफ्यूजीज के। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी अगर सिटीजनशिप नहीं है तो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है तो राइट्स नहीं है। अगर आपके राइट्स नहीं होते तो स्टेट भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, और जब स्टेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे अगर मैं इसे कंपेयर करूं कि इंडिया में काफी लोग पुअर हैं लेकिन उनके पास सिटीजनशिप है, तो गवर्नमेंट उनको काफी स्कीम के अंदर इंक्लूड कर सकती है, उनका पूरा साथ दे सकती है। लेकिन ये सेम चीज हम रेफ्यूजीज के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज उनके राइट्स एंड ड्यूटीज अलग हैं। हाँ, हम उनको कुछ हद तक हेल्प करते हैं, बट सेम जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो नहीं होती। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा तो कोई एक इंटरनेशनल लेजिस्लेटिंग बॉडी नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर है कि रेफ्यूजीज को ह्यूमेन ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये सब चीजें, ये जो रूल्स हैं, जो कॉमन रूल्स हैं, ये हर जगह अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कल से हम लिबरलाइजेशन शुरू करेंगे एंड देखेंगे कि लिबर्टेरियन व्यूज क्या हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें, इसे शेयर करें, लोग सब्सक्राइब आप जरूर करिए एंड शेयर कीजिए, ताकि सबके पास नॉलेज पहुंचे, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो सबको पता चले। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।